गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। छठा में तीन प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। आइए पहले प्रश्न को थोड़ा समझ लेते हैं। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखना है ताकि जो इसका ज्यामितीय निरूपण हम करें तो वह प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और समपाती रेखाएं हो। तो सर्वप्रथम हम यहाँ देखते हैं कि एक समीकरण दिया गया है। एक समीकरण हम लोगों को यहाँ दिया गया है। वह समीकरण है कि 2x + 3y - 8 = 0। एक और समीकरण हमें बनाना है ताकि यह समीकरण युग्म प्राप्त हो जाए। जब समीकरण युग्म प्राप्त हो जाएगा तब हम उसका जो ज्यामितीय निरूपण करेंगे अर्थात ग्राफ खींचेंगे, तब हमें ऐसा इसका दूसरा समीकरण इस तरह का लिखना है ताकि हम इन दोनों का ग्राफ खींचें तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं आए। दूसरी स्थिति में एक और हमें समीकरण प्राप्त करना है ताकि वह समांतर रेखाएं प्राप्त हो, और तीसरी स्थिति में समपाती रेखाओं के लिए एक रैखिक समीकरण लिखना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं तब होती हैं जब इसका वो जो समीकरण का जो अनुपात होता है A1/A2 not = B1/B2 not = C1/C2। यदि इस अनुपात का अनुसरण यह करता है तब हम कहेंगे कि यह प्रतिच्छेद करती रेखाएं होगी। तो इसके लिए सिंपल सा हमें और विशेष कुछ नहीं करना। एक तो समीकरण ये दे रखा है 2x + 3y - 8 = 0। यह A1 का मान है, B1 का मान है और ये C1 का मान है। तो हमें ऐसा करना है ताकि सभी तीनों के तीनों जो पद है वो भिन्न हो जाए, तीनों अनुपात एक दूसरे के बराबर ना हो। इस तरह का हमें कोई समीकरण लिखना है। तो हम इसको बदल के लिख देते हैं कि 3x प्लस कुछ भी लिख सकते हैं, केवल 3y नहीं दे करके ऐसा लिख देते हैं यहाँ पर 10y + 1 = 0। यदि हम ऐसा कर देते हैं तो इसको यह सेटिस्फाइड कर लेगा। कैसे कर लेगा तो यहाँ पर आप देखें, हम एक बार इसको चेक करके देख लेते हैं कि 2/3 = 3/10 बराबर यहाँ -8/1। हम देखते हैं कि इसके साथ ये बराबर नहीं, इसके साथ ये बराबर नहीं, अर्थात दोनों क्या है, नॉट इक्वल टू हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो इसका ग्राफ हम खींचे तो वह प्रतिच्छेद करती रेखाएं होगी। अतः हमारा जो उत्तर होगा ये होगा कि 3x + 10y + 1 = 0। आप इसके जगह अन्य कुछ भी लिख सकते हैं। अलग अलग विद्यार्थियों के लिए अलग अलग उत्तर इसका हो सकता है। तो ये ध्यान में रखना है कि आप ये 2x + 3y - 8 = 0 इसी तरह का मान आप नहीं लेंगे, सेम टू सेम नहीं लेंगे, और इस तरह का मान नहीं लेंगे ताकि यह और यह आपस में बराबर हो जाए। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि अनुपात बराबर नहीं होने चाहिए। इस तरह का हमें समीकरण लेना है और ऐसे चेक करके देख लेना है और तब इसमें बैठा देना है। तो यदि हम इसका और इसका, यदि इस समीकरण फर्स्ट का और सेकेंड का ग्राफ खींचेंगे तो निश्चित है कि वह प्रतिच्छेद करती रेखाएं प्राप्त होगी। ठीक इसी तरह से हम लोग दूसरा के लिए देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, समांतर रेखाएं, और इस समांतर रेखाओं के लिए जो सूत्र होता है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट = C1/C2, अर्थात पहले दो पद बराबर होने चाहिए और तीसरा पद बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दिया गया जो समीकरण है वह क्या है, तो वह है 2x +
3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं कि हमें फर्स्ट और सेकेंड अनुपात को बराबर करना है, तो इसी तरह से लिख देते हैं जैसा इसमें लिख रखे हैं। ये जो दिया हुआ है सेम टू सेम वही लिख देते हैं। तो ये निश्चित है कि आपस में क्या हो जाएंगे, 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 1 1 बराबर हो जाएगा। और इसको हम लोग कुछ संख्या बदल के लिख देते हैं। अब इसको आप चेक करके देख सकते हो कि इस तरह का आता है कि नहीं। तो आ जाएगा 2/2 3/3 बराबर -8/-9 माइनस माइनस 3 3 2 2 कटेगा, 1 1 हो जाएगा, यानी 1 बराबर 1 नॉट इक्वल टू 8/9। हम यहाँ देखते हैं कि यह जो है इसके रूप का आ गया है। अर्थात हम यदि इसका ग्राफीय निरूपण करें, ज्यामितीय निरूपण करें, तो इससे जो रेखाएं प्राप्त होगी वह निश्चित है कि समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। इस तरह से हमारा उत्तर 2x + 3y - 9 इक्वल टू 0। यह भी अलग अलग विद्यार्थियों के लिए अलग अलग उत्तर हो सकता है। हो सकता है कि कोई यहाँ मैंने 9 लगाया, हो सकता है आप 1 लगा सकते हो, यहाँ पर 10 लगा सकते हो, है ना, यहाँ पर +8 लगा सकते हो। +8 भी रहेगा तब भी यह क्या होगा, बराबर नहीं होगा। तो ये ध्यान में रखना है कि सेम टू सेम -8 हम नहीं लिख सकते, -8 हम नहीं लिख सकते। हम इसको अन्य 1000 लिख सकते हैं, यहाँ पर 100 लिख सकते हैं। अलग अलग विद्यार्थी इसको अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, लेकिन ये सबके लिए कॉमन है कि ये 2x 3y होना ही चाहिए, अथवा इनके अनुपात बराबर होने ही चाहिए। अनुपात का मतलब है यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पर हम 4 ले सकते हैं, यहाँ पर हम 6 ले सकते हैं। फिर भी ये 1/2 हो जाएगा, यह भी 1/2 हो जाएगा। यानी अनुपात हमें इनके दोनों के बराबर लेना जरूरी है, और इसको ऐसा संख्या लेना है ताकि एक दूसरे से टैली ना करे। ठीक है, तो आप इसको बना लीजिए। और फिर हम लोग संपाती के लिए देख लेते हैं। यहीं पर आप देख ही लें, जो तीसरा है, तो संपाती के लिए भी कुछ आपको विशेष नहीं है। संपाती का ये सूत्र A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अर्थात तीनों अनुपात आपस में बराबर होते हैं। इसका अर्थ ये निकलता है, यदि दिया गया जो समीकरण है कि 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0, यदि हम इसी ढंग का यही वाला यदि यहाँ पर हम लिखें, तो निश्चित है कि दोनों से जो रेखाएं बनेगी उभयनिष्ठ होगी, कॉमन होगी, अर्थात एक दूसरे के संपाती हो जाएगी। संपाती के लिए ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पर हम डबल करके भी रख दें तब भी संपाती होगी। यानी एक ही तरह का यदि समीकरण हमें मिल जाए और इसका हम ग्राफ पर निरूपण करेंगे, तो ये निश्चित है कि ये दोनों रेखाएं एक ही पर आकर के मिलेगी, अर्थात संपाती रेखाओं का निर्माण होगा। इसका ज्यामितीय निरूपण किया जाए तो निश्चित है कि वह संपाती रेखाएं प्राप्त होगी। अतः हमारा ये आंसर, हम इसका जो आंसर है इसे लिख सकते हैं कि अतः 2x + 3y - 8 बराबर 0, यह इसका आंसर हो जाएगा। यह इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको बना लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए।
तो हमें इसका छायांकित करने के लिए और त्रिभुजाकार पटल को खोजने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो आइए पहले ग्राफ खींचने के लिए हम सारणी बनाते हैं और उसके बाद ग्राफ पर इसे दिखाते हैं। तो फर्स्ट समीकरण है कि x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। इस समीकरण को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक x को इधर स्वतंत्र रखते हुए दो जो पद हैं उनको 0 के तरफ ले जाते हैं। माइनस वाई है तो ये प्लस वाई हो जाएगा और ये प्लस 1 है तो 1 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसके लिए एक सारणी बना सकते हैं। ये हम 3 मानों के लिए सारणी बनाते हैं। कम से कम 3 मान तो होने ही चाहिए, 3 मान चाहिए, कम से कम 3 मान हमें लेना होता है। तो यहाँ x रखते हैं, y रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, तो y का मान रखेंगे। y का मान हम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे हम छोटा से छोटा संख्या रखते हैं तो हमें ग्राफ पर दिखाने में आसानी होती है, इसलिए हम y का मान यहाँ एक बार 0 रखते हैं, एक बार 1 रखते हैं, एक बार 2 रख देते हैं। तो यदि y बराबर 0 तो हम x बराबर लिख सकते हैं, y के स्थान पर 0 रखते हुए, तो हम 0 में से 1 घटाएंगे तो -1 आएगा। ठीक इसी तरह से यदि y बराबर 1 रखते हैं तो x का जो मान है यहाँ 0 के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। y के स्थान पर हमें 1 रखना पड़ेगा। तो 1 माइनस 1, तो 1 में से 1 क्या होगा, घटेगा, 0, अर्थात यहाँ 0 लिख सकते हैं। यदि हम y बराबर 2 ले लेते हैं तो x बराबर लिखेंगे 2 माइनस 1, y के स्थान पर हम 2 लिखेंगे, -1 तो -1, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, अर्थात यहाँ 1 लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरा समीकरण। तो समीकरण दूसरा देखते हैं। दूसरे समीकरण से दूसरा समीकरण क्या है कि 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। फिर उसी तरह से हमें एक चर को यहाँ स्वतंत्र करना है। अब एक चीज आप यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए कि हमें पूर्णांकीय मान प्राप्त करना होता है ताकि आसानी से ग्राफ पर उसे दिखाया जा सके। तो पूर्णांकीय मान प्राप्त करने के लिए हमें 2 का जो गुणज है उसी को इधर रखना है। हम 3x को भी रख सकते हैं, लेकिन यदि 3x को रखते हैं तो हो सकता है कि ये दशमलव वाली संख्याएं प्राप्त हो जाए, लेकिन 2 को इधर रखते हैं तो यह निश्चित है कि वह कट जाएगी, संख्या कटेगी जरूर। और 3x इधर रखने से हो सकता है कि दशमलव में संख्या आने लगे और वो संख्या रेकरिंग में प्राप्त होने लगे, तो हमें ग्राफ बनाने में थोड़ी कठिनता होगी। इसलिए हम 2 को इधर रखते हैं। यदि किसी भी समीकरण में 2 है और 5 है तब हम उसी को इधर रख लेते हैं स्वतंत्र चर बनाने के लिए, ताकि हम उसे आसानी से कटा पाएंगे। 2 से भी कोई भी संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है, चाहे दशमलव में ही जाके विभाजित हो, मैंने रेकरिंग वगैरह नहीं आता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 2y को रख लेते हैं, बाकी बचे 3x को उधर लेके जाएंगे, 12 को भी लेके जाएंगे, तो -12 को इधर ले आएंगे तो ये +12 हो जाएगा, और 3x को उधर लेके जाएंगे तो प्लस में है तो इधर जाके -3x हो जाएगा। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि चर और अचर का गुणनफल है, तो हम अचर को इसके बटा कर देते हैं, चूंकि y को स्वतंत्र करना है। तो यहाँ 12 माइनस 3x आप बाटा में लिख सकते हैं 2। तो ये y स्वतंत्र हो गया, हम y का मान अब निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ x के विभिन्न मानों को रखते हुए यहाँ सारणी लिख देते हैं आपकी। ये सारणी भी 3 मानों की होगी, इसमें x होगा, इसमें y होगा। ये फर्स्ट के लिए है और यह सेकंड के लिए है। अब यहाँ पर हमें x का मान रखना है। यदि हम x के स्थान पर 0 रखें,
यदि हम x के स्थान पर 0 रखें तो ऐसे निकाल सकते हैं कि यदि x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 12 माइनस 3 गुणे 0 बट्टा लिख सकते हैं 2, और 12 में ये 3 में 0 का गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा बट्टा 2। अब 0 घटाएंगे तो ये 12 बट्टा 2, और 2 से इसको कटाएंगे तो 6 होगा। अर्थात हम इसमें y का मान 6 लिख सकते हैं। यदि अब यहाँ पर यदि हम 1 रख दें, यदि 1 रखते हैं तो यह पूर्णांकीय मान नहीं आएगा, यह दशमलव में जाएगा, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, 2 का गुणज लिख देते हैं। यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। यदि यहाँ 2 ले लेते हैं, x बराबर 2 ले लेते हैं तो y का जो मान है 12 माइनस 3 गुणे 2, x के स्थान पर हमें कितना रखना है, 2 रखना है, अब बट्टा में 2, और 12 रखते हैं माइनस 3 दूनी 6 होगा बट्टा 2, और 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 आएगा, और 6 बट्टा 2 से इसको कटाएंगे तो 3 आएगा। अर्थात y का मान हम यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। फिर आते हैं एक और मान 4 ले लेते हैं। यदि हम x बराबर 4 ले लें तो y बराबर 12 माइनस 3 गुणे 4 बट्टा 2। यहाँ हमें x की जगह पर कितना हमने लिया है, तो 4 लिया है। अब गुणा यदि करते हैं तो 12 माइनस 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12 होगा बट्टा में 2, और 12 में से 12 घटेगा 0 बट्टा 2, और 2 से 0 में भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0। अब इन दोनों समीकरणों से जो सारणी हमें प्राप्त हुई है, इन सारणियों के मानों को अब हम इस ग्राफ में दिखाते हैं। आइए पहले ग्राफ के बारे में थोड़ा फिर से समझ लेते हैं। ये एक अक्ष है एक्स एक्स डैश, एक्स ओ एक्स डैश हम इसको कहते हैं। ये कोऑर्डिनेट अक्ष कहलाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये प्लस प्लस पॉजिटिव होता है, ये प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, या फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। यह सेकंड क्वाड्रेंट है जो निगेटिव पॉजिटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, तो ये निगेटिव निगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, तो प्लस माइनस होता है। अर्थात इधर पॉजिटिव संख्याएं होगी और इधर भी पॉजिटिव संख्याएं होगी, इधर निगेटिव संख्याएं होगी और इधर भी निगेटिव संख्याएं होगी। ये डैश निगेटिव को रिप्रेजेंट करता है, यह डैश निगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हमें एक स्केल का चुनाव करना होता है, इसका एक मापक लेना होता है। यदि आपके पास ग्राफ पेपर हो तो उस पर वर्गाकार लाइनें बनी होती हैं, जो खाने बने होते हैं, तो उसमें विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे बड़े बड़े लाइनें होती हैं, इसलिए वहाँ पर स्केल हमें विभिन्न प्रकार के चुनने पड़ते हैं। यहाँ पर हमने एक ही समतल में बनाया है और एक खाना बराबर 1 इकाई ही लिया है। तो एक खाना को हम 1 इकाई मानते हुए अब इन सारणियों से मानों को यहाँ रखते हैं। जैसे आप देखें, फर्स्ट जो समीकरण है, x में -1 और 0 है, तो -1 हमें कहाँ लेना है, तो x अक्ष पर लेना है। तो x अक्ष हमारा ये वाला है और माइनस इधर निगेटिव इधर जाएगा, तो यहाँ -1 ने हमारे यहाँ पर पहुँचेगा। -1 हमारा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। फिर इस -1 पर ही y पर हमें 0 जाना है। तो y पर 0 मतलब क्या, यहीं पर रहना है, ना ऊपर जाना ना नीचे जाना। अर्थात ये वाला जो पॉइंट है, ये हमारा -1 0 का पॉइंट है, -1 0 का पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है 0 पर 1, अर्थात x पर हमें 0 जाना, मतलब यहीं पर रहना है, और y पर कितना जाना था, 1 जाना है, अर्थात यहाँ पर आना है। तो ये जो पॉइंट है यह 0 1 का पॉइंट है, ये 0 1 का पॉइंट है। अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं 1 और 2 को। तो 1 तो यहाँ पर है, x अक्ष पर हमें 1 लेना है, यहाँ है, और y अक्ष पर हमें 2 लेना है। तो यहाँ से 1 2 और इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और इसको भी थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, और ये जो पॉइंट मिलेगा यही हमारा जो पॉइंट होगा 1 2 होगा। 1 2 का ये पॉइंट है।
अब इन तीनों पॉइंटों को, चूंकि एक सीधी रेखा अर्थात स्ट्रेट लाइन में आया हुआ है, अब इसको हम इंच के सहारे मिला देते हैं। स्केल के सहारे हम इसको ऐसे मिला देते हैं। तो ये हमारा प्रथम ग्राफ, एक सीधी रेखा, एक सरल रेखा प्राप्त हो गई है। अब आइए हम लोग दूसरा जो सारणी है उसको इस पर रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है x पर हमें 0 जाना है, तो x पर 0 अर्थात यही होगा, और y पर 6 जाना है, तो यहाँ से ऊपर जाना है, नीचे तो निगेटिव है, पॉजिटिव ऊपर है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 ये वाला पॉइंट है। तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा 0 6। फिर 2 पर 3 लेना है, तो 2 हमारा यहाँ से गिनेंगे x अक्ष पर 1 2, और इस पे कितना ऊपर, तो 3 जाना है, तो 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर 3 आएगा। इसको हम आगे बढ़ा देते हैं और फिर इसको भी आगे बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर पॉइंट बनता है। ये वाला पॉइंट कितना है, 2 3 का पॉइंट है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 3। इस पॉइंट का नाम 2 3 है। ये जो पॉइंट अभी अभी बना है, इस पॉइंट का नाम क्या है, 2 3 है। फिर देखते हैं यहाँ पर 4 0, तो 4 हमारा कहाँ मिलेगा, तो 1 2 3 4 यहाँ मिलेगा। और 4 पर जाना कितना है, तो 0 ही जाना है, इसलिए यही पॉइंट होगा 4 0 के लिए। अब यहाँ पर भी देखते हैं कि यहाँ भी 3 पॉइंट जो मिले हैं, यहाँ पर जो हमें 3 पॉइंट मिले हैं, यह भी एक सीधी रेखा में ही आ रहे हैं। तो आप इधर देखिए, इसको भी ऐसे मिला दीजिए। आपने ऐसे मिलाया, ये पॉइंट हमें प्राप्त हुए। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण हो जा रहा है। इसको हम लोग ए नाम दिए, इसको हमने बी नाम दिया, और इस पॉइंट को हमने सी नाम दिया। अब यहाँ पर जो त्रिभुजाकार आकृति प्राप्त हो रही है, इसको हम एक छायांकित, मतलब इसको शेड कर देते हैं, इसको छायांकित कर देते हैं। यह त्रिभुजाकार भाग हमें हमारे प्राप्त हो गया है, और इनके निर्देशांक भी हमने वहाँ लिख रखा है। अब इन निर्देशांकों को हमें यहाँ लिख देना है कि त्रिभुज ABC में शीर्षों ABC में शीर्षों का निर्देशांक, तो शीर्षों का निर्देशांक, ए का निर्देशांक, ए पॉइंट का 2 3, पॉइंट बी का कितना पर है, तो -1 0, और सी का कितना है, तो सी का 4 0। ये हमारा आंसर। तो इस तरह से हम लोग ग्राफों को बना सकते हैं। जो समीकरण, जो रैखिक समीकरण 2 ठो दिए हुए हैं, हमने क्या किया, इसको ग्राफ पर दिखाया। एक अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक हमने ज्ञात किए। ये एक अक्ष था और ये रेखाएं थी, और इनसे जो घिरा हुआ क्षेत्र है उसको हमने क्या किया, छायांकित किया, और इनके शीर्षों को ABC से नामांकित किया। और उसके बाद इनके शीर्षों को तो मैं पहले से ही दिखा रखा था, उन शीर्षों को निकाल के यहाँ लिख देना है। तो A का 2 3 हो जाएगा, B का -1 0 हो जाएगा, और C का 4 0 हो जाएगा। तो आप इसको अच्छा से समझ गए होंगे, और आप इसको बना लीजिए और इसका आप अभ्यास करिएगा। अब हम लोग आज अगला चैप्टर 3.3 के लिए एक सवाल सीख लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि।
कहने का मतलब है कि हमने ये ग्राफीय विधि से रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने का सीखा। हल करने की विधि मैंने आपको सिखाया। अब आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एक प्रतिस्थापन विधि से ऐसे ही दो रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना। हम प्रतिस्थापन विधि को इंग्लिश में कहें तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है कि प्रतिस्थापित करना, एक मान को दूसरे में पुट कर देना। तो आइए हम लोग उस सवाल को थोड़ा समझते हैं। एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें से हम लोग पहले क्वेश्चन को पहले समझते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया है, दो इक्वेशन दिए गए हैं। फर्स्ट दिया गया है कि x + y = 14 और दूसरा दिया गया है x - y = 4। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं और इसको सेकेंड मान सकते हैं। अब इसको समझते हैं कि प्रतिस्थापन विधि का हम कैसे प्रयोग करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से। फर्स्ट समीकरण को यहाँ लिख लेते हैं और इसमें पक्षांतर करते हैं। फिर इसे चर को स्वतंत्र करते हैं। एक ही चर को LHS में रहने देते हैं, बाकी को उधर कर देते हैं। तो हम मान लीजिए हमने x को यहाँ छोड़ा, 14 को यहाँ लिया, y को हमने पक्षांतर किया, y का पक्षांतर किया, तो यहाँ +y है तो -y हो जाएगा। या आप इसको बस x = 14 - y हो गया, कोष्ठ लगा दी, इसको इक्वेशन थर्ड बना दीजिए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये वाला वैल्यू सेकेंड में हमें पुट कर देना है x के स्थान पर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि समीकरण सेकेंड में समीकरण थर्ड से x का मान रखने पर, तब क्या करेंगे, यहाँ पर हम समीकरण सेकेंड लिख लेते हैं। समीकरण सेकेंड में हमें मान रखना है तो हम समीकरण सेकेंड लिख सकते हैं। आप यहाँ समीकरण थर्ड से x का मान रखने पर आपने क्या किया है, रखने पर लिख सकते हो, या चूंकि प्रतिस्थापन विधि है तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं प्रतिस्थापित करने का मतलब क्या है, दोबारा से रखना। चूंकि x का मान क्या है, यहाँ पर रखे हुए हैं 14 - y, और इसी x का मान यहाँ से हमें दोबारा रख रहे हैं। x का मान तो यहाँ पर है ही, और इस मान को इसमें हम लोग प्रतिस्थापित कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो x - y = 4 है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट कर देंगे। x का वैल्यू कितना आया हुआ है थर्ड में, थर्ड से रखना है ना, तो थर्ड में आया हुआ है 14 - y। x के स्थान पर हमने कितना लिखा, 14 - y x के स्थान पर। y तो हमारा ऐसे ही रहेगा,
आगे 14 कोष्ट हटाएंगे तो माइनस वाई जुड़ जाएगा, ये 2y बराबर 4 हो जाएगा। आगे यदि 14 यहाँ -2y, y का चूंकि मान निकालना है तो उसको इधर रहने देते हैं। 14 का पक्षांतर कर देते हैं, इधर 4 रहेगा। 14 कुछ इसके पीछे नहीं रहता है तो यह पॉजिटिव होता है, प्लस होता है, तो ये माइनस में इधर पक्षांतर होने पर हो जाएगा। आगे हम -2y बराबर लिख सकते हैं, 4 में से 14 घटेगा तो -10 होगा। चूंकि उल्टा घट रहा है, जिसका चिन्ह जो ज्यादा अंक होता है उसी का चिन्ह लिखा जाता है। 14 में से हम 4 घटाएंगे 10 आएगा। चूंकि 14 का चिन्ह माइनस, इसलिए माइनस लिखेंगे और माइनस से माइनस को कटा देंगे तो y बराबर लिख सकते हैं 10/2। 2 से इसको कटाएंगे तो 5, ये y का मान 5 आ गया। अब इस y बराबर 5, इस मान को हम लोग समीकरण 3 में रख देते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो हमारा मान x का भी निकल जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं कि समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर, y बराबर 5 रखने पर, तो y के स्थान पर हमें 5 रखना है। तो x बराबर 14 -5, इस y के स्थान पर हमें क्या रखना है, 5 रखना है। इसलिए x बराबर 14 में से 5 घटाएंगे 9 आ जाएगा। अतः x बराबर 9, y बराबर 5, ये हमारा समीकरण का हल है। तो इस तरह से हम लोग प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके हम समीकरणों को हल कर सकते हैं। अब हम लोग अगले दिन बाकी बचे सवालों पर विचार करेंगे और उसको सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।